Hello everyone, I welcome you all once again to the Society of Free Educators, session 6 of Communication Skills Development and Learning class. So let's have a quick review of what we have learned earlier. We have we have gone through the reviews of what you have answered me about. Tell me something about yourself in 100 words, and then we have understood the word boosting. Boosting means when you stop conversation with anyone suddenly, and then we have understood buzzkill. Buzzkill is when something happens all of a sudden and that gives your mood, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए या वक्त बदल दिया, इस टाइप के जो फ्रेजेस हैं वहां पर हम बोलते हैं बस किल, स्पेशली जब आपका मूड खराब होता है. देन वी अंडरस्टूड द व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट आर देयर. ये सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के साथ चलते कैसे हैं, एक सेंटेंस की करेक्टनेस उसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कैसे डिपेंड करती है. सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा, या वर्ब सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट क्या होगा, या फिर मैस्कुलिन या फेमिनिन सब्जेक्ट के केस में वर्ब्स कैसे होते हैं वो. उसके अलावा हमने देखा था कि उसके अलावा हमने देखा था कि वर्ब्स कैसे सब्जेक्ट के साथ अपनी फॉर्म बदलते हैं. सो लेट्स गो ऑन विद द सेशन टुडे. व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाई इट इज कॉल्ड मदर टंग. देखो, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है. आई टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टुडे दैट वी हैव डिसाइडेड टू गो इन हिंदी, उर्दू और पंजाबी टिल द 10th सेशन, एंड आफ्टर दैट विल गो ओनली इन इंग्लिश. बट ये नीड, जरूरत क्यों पड़ी हमें हिंदी, उर्दू और पंजाबी में जाने के लिए? ये जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज इंग्लिश इज नॉट अवर मदर टंग, ये सेकंड लैंग्वेज है. और मदर टंग का मतलब होता है मादरी जबान, मातृभाषा. और ये भाषा मातृ या मादरी क्यों हुई, ये पितरम भाषा क्यों नहीं हुई, ये फादर्स टंग क्यों नहीं हुई, या ये फर्स्ट लैंग्वेज क्यों नहीं हुई? हम इसको मदर्स टंग ही क्यों बोलते हैं? ये जेंडर्ड टंग क्यों हो गई? और जेंडर्ड में भी ये फेमिनिन टंग क्यों बनी, मातृभाषा क्यों बनी? समझ आ रही है मेरी बात? देखो, इंग्लिश में दो तरह के वर्ड्स होते हैं, जेंडर्ड वर्ड्स और नॉन जेंडर्ड वर्ड्स. जेंडर्ड वर्ड जिसे मदर टंग है, वैसे ही हम कहते हैं फादर्स इन्फ्लुएंस, बाप का इन्फ्लुएंस. उसी तरह हम आगे देखते हैं कि नॉन जेंडर्ड वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे किसी पहाड़ का नाम माउंट एवरेस्ट. अब वहां से नहीं पता लगता कि ये मेल है या फीमेल है. इसी तरह स्पून, जो वर्ड है स्पून, इट्स नॉट ए मेल और ए फीमेल वर्ड. यू कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मेल स्पून और ए फीमेल स्पून. सो स्पून इज स्पून, वो नॉन जेंडर्ड वर्ड है. मगर इंग्लिश में ये जो जेंडर्ड वर्ड्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत बड़ी उलझन पैदा करता है दुनिया में. लेट अस स्टार्ट व्हाई इट इज कॉल्ड मदर टंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंट लैंग्वेज डू इट डिफरेंटली. अलग अलग भाषाएं अलग अलग वर्ड्स यूज करती है, बट डेफिनेटली देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन मदर्स एज प्राइमरी केयर गिवर्स. एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है माँ का इसके साथ, प्राइमरी केयर गिवर के साथ. हम आगे पढ़ेंगे प्राइमरी केयर गिवर क्या होता है, एंड पीपल हु टीच अस थिंग्स, और वो लोग जो हमें चीजें सिखाते हैं. एंड सो देयर इज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन मेटाफर दैट अप्लाइज इन अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस. और यही इस मेटाफर के ओरिजिन का पॉइंट है कि मदर टंग क्यों बना. ये जो मेटाफर है, ये मदर टंग क्यों बना? अब मेटाफर क्या होता है? मेटाफर का दूसरा नाम होता है सिमिली. मेटाफोर होता है जब आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करते हो सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ, लेकिन आप वर्ड लाइक को यूज नहीं करते. ये बहुत समझने वाली बात है इसमें. अगर मुझे किसी को कहना है कि तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है, तुम चांद जैसा खूबसूरत है, और अगर मैं उसको ऐसे कहूंगा योर फेस इज लाइक द मून इन द स्काई, तो लाइक वर्ड यूज हो गया, ये मेटाफर नहीं है. लेकिन अगर मैं कहूंगा योर फेस इज द मून इन द स्काई, तुम्हारा चेहरा चांद है आसमान में, वो मेटाफर है. सो दिस इज परहैप्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, द स्टार्टिंग प्लेस ऑफ मेटाफोरिकल फ्रेज मदर टंग. अब यही जो है ना, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है मदर टंग के मेटाफोरिकल फ्रेज का. गाइस जस्ट गिव मी 1 second. Thank you guys. Let's go ahead. In English, of course, we have some other words.
दैट आर जेंडर्ड। जैसे मैंने पहले कहा, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जेंडर्ड है, जैसे एक्टर, एक्ट्रेस और वेटर, वेट्रेस। And when very commonly these two gender forms, people perceive the masculine form as being a more prestigious job or a more skilled job than the feminine form. अब इन्हीं जेंडर्ड वर्ड्स की वजह से क्या होता है, लोग अपने माइंड में एक इमेज या एक पिक्चर बना लेते हैं, या वो लोग समझ बैठते हैं गलती से कि जो मैस्कुलिन फॉर्म है वो बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू द फेमिनाइन फॉर्म। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लोग एक्टर्स की बात करते हैं, एक्ट्रेसेस की बात बहुत कम करते हैं जब ग्रेट एक्टिंग की बात होती है, या वेटर्स की बात करते हैं, वेट्रेसेस की बात बहुत कम की जाती है। एक इसका प्राइमरी एग्जांपल है, देखो इसके आगे पढ़ो पहले। सो एन एक्टर इज ए फैंसियर जॉब देन एन एक्ट्रेस एंड वेटर इज ए फैंसियर जॉब देन अ वेट्रेस। लोग यही परसीव करते हैं कि एक्टर एक्ट्रेसेस से बहुत फैंसियर जॉब है और वेटर वेट्रेसेस से। सो come they could then come with pay disparities and so on। और इसी वजह से सारे ये पे डिस्पैरिटीज में आ जाते हैं। पे डिस्पैरिटीज होता है कि सेम काम के अलग अलग पैसे, दैट इज कॉल्ड पे डिस्पैरिटीज। इनइक्वालिटी को डिस्पैरिटीज कहा जाता है। अब इसका एक एग्जांपल है, लेट्स से शाहरुख खान जो है और लेट्स से आलिया भट्ट, ये दोनों एक मूवी में काम कर रहे हैं। अब दोनों एक्टर हैं, शाहरुख खान के लिए वर्ड यूज होता है एक्टर, और आलिया भट्ट के लिए वर्ड यूज होता है एक्ट्रेस। बट द पॉइंट इज हु विल गेट द मोर साइनिंग अमाउंट और हु विल गेट द ग्रेटर साइनिंग अमाउंट। बड़ा साइनिंग अमाउंट किसका होगा? ऑब्वियसली शाहरुख खान का होगा, क्योंकि लोगों ने परसीव किया है कि जो मेल एक्टर है वो फीमेल एक्ट्रेस से ज्यादा काम करता है। जबकि अगर हम ध्यान दें तो दोनों का काम एक है, दोनों को एक्टिंग करनी है, दोनों का प्रोजेक्ट भी एक है, दोनों को एक ही मूवी में एक्टिंग करनी है, दोनों की लेबर भी एक ही है, दोनों की मेहनत भी एक ही है, सेम मूवी में सेम मेहनत करनी है, सेम काम करना है, फिर भी मेल या मैस्कुलिन को पैसे ज्यादा मिलेंगे और फीमेल को कम। और ये जेंडर्ड वर्ड्स की वजह से होता है। अब मदर टंग इन्हीं इसी के आगे पीछे घूम रहा है। देखो मदर टंग कहाँ से आया? मदर जो है वो प्राइमरी केयर गिवर है, और मदर है वो उन लोगों में से है जिनसे हम स्टार्टिंग में कुछ सीखते हैं, इसलिए टंग को बोला जाता है मदर टंग। और ये इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी यही है। सो लेट्स गो ऑन व्हाट वर्ड्स वी हैव टू स्टडी टुडे फ्रॉम दिस पैसेज। द फर्स्ट वर्ड इज प्राइमरी केयर गिवर्स, द सेकंड इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन, देन मेटाफर, देन परसीव, then prestigious, and then disparities। Primary caregivers का कौन होते हैं? Primary caregivers are those who are responsible for looking after someone, and they are not just responsible, they are most responsible। वो बंदा जो आपकी देखभाल के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो आपका प्राइमरी केयर गिवर है। देन पॉइंट ऑफ ओरिजिन, देखो जब पॉइंट वर्ड यूज होता है ना किसी के साथ, तो पॉइंट टाइम भी होता है और पॉइंट प्लेस भी होता है। आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन टाइम के लिए भी यूज कर सकते हो और प्लेस के लिए भी। इसका मीनिंग होता है द प्लेस और टाइम वेयर समथिंग बिगिंस और कम्स फ्रॉम, और समथिंग स्टार्ट्स। अगर मैं बोलूंगा ये किस वक्त स्टार्ट हुई, टेल मी द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग। अगर मैं बोलूंगा ये कहाँ स्टार्ट हुई, टेल मी द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग। तो पॉइंट जो है वो प्लेस के लिए भी यूज होगा और टाइम के लिए भी यूज होगा। एंड देन द वर्ड मेटाफर, जैसे मैंने पहले कहा, मेटाफर इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग बाय सेइंग दैट इट इज समथिंग एल्स। किसी चीज को कहना कि ये कोई और चीज है विद सिमिलर क्वांटिटीज, मगर इसमें लाइक वर्ड का यूज नहीं होता। जैसे योर फेस इज मून इन द स्काई, और योर हेयर आर डीप डार्क नाइट। तुम्हारे बाल जो है वो काली घनी रात है। ये नहीं बोल रहे तुम्हारे बाल काली घनी रात जैसे हैं। तो अगर मैं बोलूंगा तुम्हारे बाल काली घनी रात जैसे हैं, तो योर हेयर आर लाइक डीप डार्क नाइट। तो वो मेटाफर नहीं हुआ, लेकिन मेटाफर बनाना तो योर हेयर आर डीप डार्क नाइट, तुम्हारे बाल जो है वो काली घनी रात है। देन प्रिसीव होता है इमेज बना लेना, या कुछ समझ बैठना, या कुछ मान लेना। टू बिलीव और अंडरस्टैंड समथिंग टू बी ट्रू, और टू थिंक ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। किसी चीज के बारे में किसी पर्टिकुलर नजरिए से सोचना और या उसको मान लेना, वो होता है प्रिसीव। अब प्रेस्टिजियस क्या होता है? देखो अगर मैं लिविंग बींग्स की बात करूंगा तो प्रेस्टिजियस होता है रिस्पेक्ट। अगर मैं नॉन लिविंग की बात करूंगा तो प्रेस्टिजियस होता है इंपॉर्टेंट। इसका मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट या रिस्पेक्ट। जैसे मैं बोलूंगा मेरे पापा जो हैं या मेरे अब्बू जो हैं वो बहुत
प्रेस्टिजियस इंसान है। माई फादर इज अ वेरी प्रेस्टिजियस मैन इन द सोसाइटी। तो यहाँ प्रेस्टिजियस हो गया रिस्पेक्टफुल, उनकी बहुत इज्जत की जाती है। मेरे पापा की इस सोसाइटी में बहुत इज्जत की जाती है। माई फादर इज अ वेरी प्रेस्टिजियस मैन इन द सोसाइटी। लेकिन अगर मैं बोलूँगा दिस फोन इज वेरी प्रेस्टिजियस टू मी, इट वाज ए गिफ्ट ऑन माई वेडिंग। ये फोन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी शादी पे मुझे गिफ्ट मिला था। अब यहाँ पर प्रेस्टिजियस बन गया इंपॉर्टेंट। सो डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटीज होता है डिफरेंस और इनइक्वालिटीज। अब मोस्टली जो वर्ड डिस्पैरिटीज है ये पे या सैलरी के साथ यूज किया जाता है, जहां पर सेम काम के बारे में बात हो रही हो लेकिन तनख्वाह अलग अलग हो। तो ये वर्ड्स हमने आज सीखे थे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट लेसन इज लुक एट दिस पिक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। चाय लाई गई है और चाय गिर गई, और हमारा जो आज का फ्रेज है वो इसी के आगे पीछे घूमता है। देखो ये क्या दर्शाता है, ये चाय का गिरना। एक, ये दर्शाता है कि एक सीक्रेट आउट हो गया, टू गिव आउट ए सीक्रेट। और दूसरा ये दिखाता है कि कोई चीज जो छुपी हुई थी उसको आपने जाहिर कर दिया, ओपन अप ए हिडन थिंग और इवेंट। कोई काम या कोई चीज या कोई वाक्य जो छुपा हुआ था उसको आपने ओपन कर लिया। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पिल द टी। और स्पिल द टी का एक्चुअल मीनिंग होता है टू गॉसिप। तो मतलब आपने कोई सीक्रेट आउट कर दिया, दैट इज कॉल्ड स्पिल द टी। हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यू कैन टेल मी एनीथिंग, आई विल नेवर स्पिल द टी। आप मुझे कुछ भी बता सकते हो, मैं कभी ये सीक्रेट बाहर नहीं करूंगा। सेकंड इज ओ कम ऑन स्पिल द टी एंड लेट अस नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे इन द पार्टी। चलो आ भी जाओ और हमें अब बता दो, सीक्रेट आउट कर लो, ये राज जो है उसको जाहिर कर दो कि कल पार्टी में क्या हुआ था। लेट मी स्पिल सम टी। आओ मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। एक्सेप्ट पीटर, पीटर के अलावा एवरीवन इज इनवाइटेड फॉर द वेडिंग। हर कोई शादी में इनवाइटेड है। Let's move to the next session. This is the section I was talking about to you when the internet was gone previously. देखो, since we have separated grammar and pronunciation section, so we'll study the pronunciation in word root analysis. अब word root analysis क्या होता है? Word root analysis is something where is an event where you try to understand where the word has came from. कोई वर्ड कहाँ से आया है और उसके क्या मीनिंग है और उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है, वो हम यहाँ देखते हैं। तो पहला जो रूट वर्ड है वो है ए, जिसको हम कहते हैं, और इसका मीनिंग होता है विदाउट। अब इसके एग्जांपल्स हैं एबिस। एबिस होता है बिना किसी एंडिंग के या बिना किसी तले के, एक गहरा खड्डा जिसका तला ना हो। अब मैं इसको कहाँ यूज कर सकता हूँ? देखो एबिस को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, दिस पिट इज सो डीप दैट इट इज एन एबिस। ये इतना गहरा खड्डा कि इसका कोई तला नहीं है। ये तो हो गया इसका एक्चुअल मीनिंग है, लेकिन अगर मैं इसका मेटाफोरिकल मीनिंग यूज करूँ तो वो क्या आएगा? मी एंड माई ब्रदर हैव एन एबिस इन बिटवीन अस। मेरे और मेरे भाई के बीच में इतना बड़ा गैप है कि उसका कोई एंडिंग नहीं है। सेकंड इज एक्रोमेटिक। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड्स एज वेल। एक्रोमेटिक इज विदाउट कलर, बिना रंग के जो चीज होती है उसको कहते हैं एक्रोमेटिक। द प्रीवियस पिक्चर्स दैट वी सी फ्रॉम द ओल्ड डिकेड्स आर एक्रोमेटिक। जो पुरानी पिक्चरें हम पिछले बीते हुए सालों से देखते हैं वो एक्रोमेटिक है। या फिर एनहाइड्रस। एनहाइड्रस इज समथिंग दैट इज विदाउट वाटर। सूखा हुआ इसको हम एनहाइड्रस कहते हैं। जैसे होंठ सूख जाते हैं तो हम ड्राइड लिप्स, जो वर्ड है एक्चुअल वर्ड ड्राइड लिप्स नहीं है, एक्चुअल है एनहाइड्रस लिप्स, जो एक्चुअल वर्ड है। इसका एक एग्जांपल है, इफ यू वांट टू ड्राई समथिंग एंड मेक इट एनहाइड्रस कीप इट इन द सन। अगर आपको कोई चीज सुखानी है और बिना पानी के उसको बनाना है तो उसको धूप में रखो। हम एनहाइड्रस को विद इवेपोरेटेड भी समझ सकते हैं कि मतलब एक ऐसी चीज जिसमें से सारा पानी सूखकर निकल गया हो। फिर दोबारा से वर्ड है आ। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ए। जो पहला था उसकी प्रोनाउंसिएशन थी आ। अबिस, एक्रोमेटिक या एनहाइड्रस। ये जो है ए, इसका प्रोनाउंसिएशन है ए, वो था आ। ये है ए। ए का मीनिंग होता है ऑन। अब इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं, अ फायर। फायर का मतलब जिसको आग लगी हो, दिस थिंग इज ऑन फायर। इसकी जगह मैं ये भी बोल सकता हूँ कि द बेड इज अ फायर, इस बेड को आग लग गई है। या अशोर। अशोर का मतलब होता है किनारे पे। द शिप इज अशोर। जो शिप है या जो जहाज है वो किनारे पे है।
फिर वैसे ही मैं देखता हूँ थर्ड इसका एग्जांपल है असाइड। असाइड होता है साइड पे। सो ही स्टैंडिंग असाइड मी, वो मेरे साइड पे खड़ा है, मेरे बाजू में खड़ा है। देन देन विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ए बी या ए एस या अब ये जो है ना ए बी या ए एस, इसका मीनिंग होता है फ्रॉम या अवे या ऑफ। देखो जैसे abduct, अब जो abduct है, abduct होता है किडनैप करना फोर्सफुली, कैरी अवे फोर्सफुली। सो दे abducted द चाइल्ड फ्रॉम द मार्केट, उन्होंने फोर्सफुली एक लड़की बच्चे को किडनैप कर लिया मार्केट से। abnormal, abnormal का मतलब होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल या नॉट नॉर्मल। दिस गाय इज abnormal इन नेचर, इस आदमी का जहनी तौर पे ये abnormal है। देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एब्सेंट। एब्सेंट होता है नॉट प्रेजेंट या अवे, जो चीज आपके सामने नहीं हो वो एब्सेंट है। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। फिर हम पढ़ेंगे एवर्जन। एवर्जन हो गया द एक्ट ऑफ टर्निंग अवे फ्रॉम, किसी चीज से पीछे हटना, उसको हम कहते हैं एवर्जन। इसका एक एग्जांपल है आई सॉ द फाइट एंड आई एवर्जनड माई सेल्फ अवे, मैंने एक लड़ाई देखी और मैं वहां से हट गया, पीछे हट गया। फिर है एब्रीवेट। एब्रीवेट का मतलब होता है शॉर्ट करना, जैसे एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ डू नॉट इज डोंट। डू नॉट को अगर शॉर्ट करोगे तो डोंट बन जाएगा, एब्रीवेटेड हो गया शॉर्ट। फिर हम देखते हैं अक या एड। अब ये जो अक या एड है, इनका मीनिंग होता है टू, टूवर्ड्स या नियर, मतलब पास या तरफ। जैसे एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब है टू इंक्रीज द स्पीड, बढ़ाना, अपनी स्पीड बढ़ाना। डोंट एक्सेलरेट द कार टू फास्ट, अपनी गाड़ी की स्पीड एकदम मत बढ़ाओ। फिर एक वर्ड है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल होता है इजीली एंटर्ड, अप्रोच्ड और ऑब्टेन्ड एडमिटेंस। देखो एक्सेसिबल हो पहला, इजीली एंटर्ड। इजीली एंटर्ड मतलब जिसमें आराम से जाया जा सके। द बिल्डिंग ऑफ द सुपरवाइजर इज इजीली एक्सेसिबल, जो सुपरवाइजर का घर है या उसकी जो बिल्डिंग है वहां पर आप आराम से जा सकते हो। अब दूसरा एक्सेसिबल है अप्रोच। माई मैनेजर इज ऑलवेज एक्सेसिबल टू मी, मेरा मैनेजर जो है मैं उसको कभी भी जाकर मिल सकता हूँ, वहां पर भी एक्सेसिबल आ गया। और तीसरा ऑब्टेन्ड एडमिटेंस, कि मतलब आपको अलाउड हो गया अंदर आना। इसकी प्राइम एग्जांपल है वंस यू अनलॉक द फोन इट इज एक्सेसिबल, एक बार आपने फोन अनलॉक कर दिया फिर आप उसके अंदर घुस सकते हो, उसके अंदर जा सकते हो। Guys, this is just a recording from today's session because the internet was not working properly. I had to record this session separately without taking the class. Though we had the class for some time, but we dropped all the and cancelled the class today. That is why I'm taking this session. Just recording it without any students. So let's go to the next section. Next section is the English grammar. अब English grammar में हम क्या पढ़ रहे थे, वो था subject verb agreement, सब्जेक्ट और verb आपस में कैसे एग्री करते हैं। So today we have to understand the rules, but let us review or let us revise what we have learned. The subject verb agreement is of three types. तीन तरह का agreement होता है subject और verb का। पहला था tense के हिसाब से, मतलब काल के हिसाब से, भूतकाल, भविष्य काल या वर्तमान काल, कि बीती हुई वक्त के बारे में बात हो रही है या प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, आने वाले वक्त के बारे में बात हो रही है। दूसरा था यूनिट के हिसाब से या नंबर के हिसाब से, सब्जेक्ट एक है या अनेक है। अगर सब्जेक्ट एक है तो वर्ब भी एक ही होगा, अगर सब्जेक्ट अनेक है तो वर्ब भी अनेक होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए लास्ट वाला सेशन जरूर देखिएगा। एंड द थर्ड इज टाइप ऑफ सब्जेक्ट। टाइप ऑफ सब्जेक्ट में था उसका जेंडर क्या है या फिर वो किस तरह का सब्जेक्ट है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या वो नॉन जेंडर्ड है। तो आज हम देखते हैं रूल नंबर 1 क्या है इसका। व्हेन ए सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट मेड अप ऑफ group of words that are adjoined with the help of conjunction and, it is considered a plural subject and needs to be matched with a plural verb। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और वो सब्जेक्ट्स एंड वर्ड यूज करके जुड़े हुए हैं आपस में, तो सब्जेक्ट को हम प्लूरल गिनेंगे, मतलब अनेक गिनेंगे, और अनेक सब्जेक्ट के लिए अनेक वर्ब ही होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अहमद एंड आकिब आर प्लेइंग द गेम टुगेदर। देखो अहमद भी सब्जेक्ट है, आकिब भी सब्जेक्ट है, और दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है। तो जब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसको प्लूरल गिना जाएगा।
मतलब ये एक नहीं है, ये अनेक है, ये दो अलग अलग हैं और अनेक हैं। अहमद और आकिब दो हो गए, तो दो के लिए जो वर्ब है वो इज नहीं आर आएगा। अहमद एंड आकिब आर प्लेइंग द गेम टुगेदर। लेट्स सी द अदर एग्जांपल। माय फ्रेंड कॉमा अ टीचर एंड एन आर्टिस्ट। देखो मेरा दोस्त, कॉमा लग गया तो ए टीचर, मतलब मेरा दोस्त और टीचर अलग अलग हैं। ये दो अलग बंदे, एंड और एक आर्टिस्ट। अब इस सेंटेंस में तीन सब्जेक्ट हैं और उनमें एंड लगा हुआ है, तो ये प्लूरल गिना जाएगा। आर गोइंग टू द देयर वर्क प्लेस इन द सेम बस एवरी डे। मेरा दोस्त, एक टीचर और एक आर्टिस्ट, तीनों अपने वर्क प्लेस मतलब अपने काम में से काम के लिए सेम बस में जाते हैं हर रोज। जाते हैं नहीं है, प्लूरल है। लेट अस सी द थर्ड एग्जांपल। अब देखो ये जो थर्ड एग्जांपल है इसमें माय वाइफ, ए सन एंड ए गुड गुड मदर। लेट्स फॉरगेट द थर्ड एग्जांपल, इसमें एक बहुत जेंडर वाली मिस्टेक है। यहाँ सन की जगह एक डॉटर आना चाहिए था। माय वाइफ, ए डॉटर एंड ए गुड मदर। अब देखो ये कैसे पता लगता है, अगर यहाँ डॉटर होता सन की जगह तो ये वाइफ को कैसे रेफर कर रहे हैं। एंड के आगे आर्टिकल लगा ए, ये दिखाता है कि वाइफ और डॉटर सेम है और मदर भी सेम है। तो अगर एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है तो इज लगेगा, अगर मल्टीपल बंदों के बारे में बात हो रही है तो आर लगेगा। यू कैन लीव ऑफ द थर्ड एग्जांपल एज ऑफ नाउ, वी कैन स्टडी इट लेटर। So everything has been clear about rule number one. Let's go to the rule number two. The rule number two says subject and verb may be separated by an accompanying phrase. अब देखो कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट और फ्रेज के जो वर्ब है इन दोनों के बीच में कई सारे फ्रेजेस होते हैं, जैसे along with, as well as, together with, in addition to, besides या accompanied by, etc. इस तरह के वर्ड्स होते हैं। और इस तरह के वर्ड्स ना सारा फोकस सब्जेक्ट पे डालते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं, देखो अहमद एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अहमद सब्जेक्ट है और उसके फ्रेंड्स भी सब्जेक्ट है, मगर वो अहमद के साथ जुड़े हैं एज वेल एज के साथ, तो ये प्लूरल हो गया। ये दोनों अलग अलग हैं। आर प्लेइंग द गेम टुगेदर। अहमद और तो और उसके दोस्त गेम खेल रहे हैं एक साथ। Let's go to the other example. Professor Khan accompanied by his students. Professor Khan अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, accompanied by his students, अपने स्टूडेंट्स के साथ, are going to the university in the same bus every day. अपनी यूनिवर्सिटी हर रोज सेम बस में जाते हैं। थर्ड एग्जांपल इज रॉब along with his cousin. रॉब अपने कजन के साथ आर लुकिंग फॉर ए जॉब, मतलब रॉब और उसका कजन इकट्ठे हैं और वो जॉब ढूंढ रहे हैं। प्रोफेसर खान और उसके स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं और वो जॉब ढूंढ रहे हैं। अहमद और उसके दोस्त इकट्ठे हैं और वो गेम खेल रहे हैं। सो लेट्स गो टू द रूल नंबर थर्ड, एंड और नॉर। अब देखो एंड और नॉर का क्या सीन है। एंड हमने रूल नंबर वन में भी पढ़ा था, तो सिमिलरली द फ्रेजेस और वर्ड्स सेपरेटेड बाय एंड आर प्लूरल। जो फ्रेजेस या वर्ड्स एंड से होंगे ना, जिनमें एंड लगा होगा, वो प्लूरल है, वो अनेक है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड आई। पैटर्न देखो, मैंने ये नहीं कहा कि आई, माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स। जब भी इंग्लिश में सेंटेंस लिखना है जिसमें अपने बारे में और अपने आगे पीछे वालों के बारे में बात करनी, तो आई को हमेशा लास्ट में रखना है। देखो माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड आई। मेरी फैमिली, दोस्त और मैं आर हैविंग ए डिनर टुनाइट। हम आज सारे इकट्ठे रात को डिनर करेंगे। तो second rule is phrases or words separated by or या nor are plural. ये भी जो वर्ड्स होते हैं ना और या नॉर, ये भी प्लूरल होते हैं। देखो जैसे either me, no, they are not plural, they are singular. Let me correct this. They are singular, they are not plural, they are singular, they are singular. So understand this thing. I'm so sorry, there is a mistake. जो words या phrases एंड और या नॉर के साथ कनेक्टेड हो, वो सिंगुलर है। जैसे इधर मी और माय ब्रदर, या तो मैं या फिर मेरा भाई, इज गोइंग टू द वेडिंग।
जा रहा है शादी में, जा रहे हैं शादी में नहीं। मेरा भाई, देखो मैं या मेरा भाई शादी में जा रहा है। वैसे सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं इसकी। सेकंड एग्जांपल इज neither my family nor his family is looking forward to travel these days। ना ही मेरी फैमिली ना और ना ही उसकी फैमिली आजकल ट्रैवल करने का सोच रही है। आई होप ये आप सबको समझ आ गया होगा। इसमें एक मिस्टेक था कि प्लूरल कौन सा सिंगुलर कौन सा है। एंड वाले प्लूरल हैं और मोर वाले सिंगुलर हैं। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेट्स सी अनदर रूल। रूल नंबर 4 इज, let me just remove the singular thing first। ये okay। So rule number 4 is collective nouns are considered as singular, however their members working individually are considered as plural। देखो collective nouns क्या होते हैं? collective nouns होते हैं जैसे a bunch of flowers, या फिर um, a bunch of keys, या a gang of children। तो जब बहुत सारे लोगों को मैं एक गिनूंगा तो वो सिंगुलर है, लेकिन उनके मेंबर्स प्लूरल हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, द टीम ऑफ 11 प्लेयर्स हैज डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। 11 लोगों की टीम, अब सब्जेक्ट इसमें मेन है टीम, तो टीम एक है इसलिए हैज डिसाइडेड। 11 लोगों की एक टीम ने डिसाइड किया है कि वो पहले बैटिंग करेगी, करेंगे नहीं, करेगी। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम। द 11 प्लेयर्स इन द टीम हैव डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। देखो अब यहाँ पर चेंज हो गया ना, पहले टीम था और अब उसके मेंबर्स हैं। 11 लोगों की टीम ने डिसाइड किया है कि वो पहले बैटिंग करेंगे। 11 लोगों की, देखो अब आ गया ना, द 11 प्लेयर्स इन द टीम। 11 लोगों ने एक टीम में डिसाइड किया है कि वो बैटिंग करेंगे पहले। वैसे सेकंड एग्जांपल देखो, द कमेटी हैज डिक्लेयर्ड अली द विनर ऑफ द बॉक्सिंग मैच। कमेटी एक है, उसमें जितने मर्जी मेंबर हों, तो कमेटी एक है जिसने डिक्लेयर किया है, हैज डिक्लेयर। कमेटी ने डिक्लेयर किया है कि अली बॉक्सिंग मैच का विनर है। लेकिन इसको हम मेंबर्स की इस तरफ से देखें तो द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, उस कमेटी के मेंबर्स ने डिक्लेयर किया है कि अली विनर है। मेंबर्स ऑफ द कमेटी हैव डिक्लेयर्ड अली एज द विनर इन द ऑफ द बॉक्सिंग मैच। इसकी थर्ड एग्जांपल देखते हैं, वही द बंच ऑफ फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल। देखो बंच है तो लुक्स आया, देखा, बंच, फूलों का गुलदस्ता खूबसूरत दिखता है। वैसे ही द फ्लावर्स इन द बंच लुक ब्यूटीफुल। ये जो फूल हैं गुलदस्ते में ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो द बंच ऑफ फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल, फूलों का गुलदस्ता खूबसूरत दिखता है। द फ्लावर्स इन द बंच लुक ब्यूटीफुल, गुलदस्ते में फ्लावर्स बहुत खूबसूरत दिखते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। वी शैल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट सेशन। And I'm very sorry, guys. The internet was off today, completely off. There were um, fluctuations of internet. It was coming and going, so we decided to cancel the session today. And I'll have this session uploaded, so you guys can go through this session. And in case you have any issue, you can let me know. You have my WhatsApp number, you have my email, and you have my channel link. You can comment on the link, comment on any video in the channel, or you can just let me know on the WhatsApp, or you can just email me at listen@mysofie.com. Listen at the rate mysocietyofeeducations.com. Educators.com. Okay. So you have been very wonderful, guys. I'm very much sorry for once again. I'll get this issue fixed once for all. Thank you and have a nice day. Thank you, guys. Bye bye.